गुड इवनिंग गाइस। आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों 16 मई 2026 है, शनिवार का दिन है। और आज की इस वीडियो सेशन में बात करने वाले हैं अपन राजस्थान राज्य के एक जिले से मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय की तरफ से निविदा टेंडर जारी किया गया है। और ये निविदा टेंडर जारी किया है, निविदा मांगने के लिए प्लेसमेंट एजेंसियों को आमंत्रित किया गया है कि आप आइए जो है, और इसमें जो है टेंडर होगा। फिर टेंडर के बाद में जो प्लेसमेंट एजेंसी नियुक्त होगी वो आपको संविदा नर्सिंग स्टाफ को हायर करेगी, मतलब मेन पावर लेगी, और पैरामेडिकल स्टाफ को भी लेगी। इसमें पदों के बारे में मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करवाऊंगा। स्टाफ नर्स, एएनएम, जीएनएम, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और अदर स्टाफ इसमें जो है लिए जाएंगे। यदि आपने भी डिग्री डिप्लोमा किया है इन क्वालिफिकेशन में, चाहे जीएनएम की हो, बीएससी नर्सिंग की हो, फार्मासिस्ट का डिग्री डिप्लोमा किया हो, एएनएम हो, लैब टेक्नीशियन में आपने डीएमएलटी या बीएमएलटी किया हो, या अदर स्टाफ हो, तो आप इस वैकेंसी में जो है अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करेंगे वो आपको मैं बताने वाला हूँ। यदि आप भी चाहते हो राजस्थान राज्य के सरकारी संस्था में काम करना, संस्थाएं काफ़ी सारी होती है, सरकारी अस्पताल, जिला अस्पताल, सीएमएचओ, पीएमओ, सीएससी, पीएससी और भी अन्य मेडिकल संस्थान होते हैं, राजमेश मेडिकल कॉलेज, और काफ़ी सारी जो है योजनाएं चलती है, पीपीपी मोड पे भी चलती है। तो इसमें आप काम करना चाहते हो तो आप लगातार जो है हमारे चैनल पर जो है विजिट कर सकते हो। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं तो ये वैकेंसी जो है टोक कार्यालय सीएमएचओ की तरफ से जो है ये टेंडर जारी किया गया है। ठीक है, अब ये वैकेंसी है या नहीं है या क्या कुछ चीज़ है वो मैं आपको आगे क्लियर आउट करने वाला हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो लिस्ट तैयार की जाएगी प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा, उस लिस्ट को एनएचएम के पास भेजा जाएगा। अप्रूव वहाँ से ही होगी ये एनएचएम के पास से। तो मैं बताऊंगा ये वैकेंसी ये जो स्टाफ हायर करेंगे ये आरटीपीपी एक्ट और आरएफई की शर्तों के अनुसार इसमें आपको लिया जाएगा, मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से। कोई परीक्षा नहीं रहने वाली है। सैलरी क्या रहेगी, आयु सीमा क्या रहेगी, योग्यता क्या रहेगी, आपकी चयन प्रक्रिया कैसे होगी, सभी कुछ चीज़ें आपको एक ही वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, मैं आपको लेके भी चलता हूं इसमें पदों के बारे में। देखो, ये देखिए, कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी टोक राजस्थान। और इसमें आपको जो है काम करने पर बोनस अंक भी मिलेगा। जी हाँ, यदि आप सरकारी संस्थान में आप काम करोगे, आपको पता होगा राजस्थान राज्य में यदि कोई नर्सिंग पैरामेडिकल का छात्रा यदि काम करता है तो उसको 1 साल का 10%, 2 साल का 20% और 3 साल का अधिकतम 30% बोनस अंक मिलता है। कैसे क्या कुछ मिलता है वो कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे, आपको पता ही होगा। वैसे कोई समस्या नहीं रहने वाली, जो कि आपको आगे नियमित भर्तियों में प्राथमिकता उससे मिलेगी और आप नियमित होंगे। ठीक है, इसमें बात करेंगे मेन पावर ऑफ यूएएम मेडिकल ऑफिसर की। इसमें आपकी पोस्ट रहने वाली है डॉक्टर्स की, स्टाफ नर्स की, एएनएम की, गार्ड की, क्लीनिंग स्टाफ की, फार्मासिस्ट की। आगे देखिए, इसमें आपकी रहने वाली है और भी अन्य पोस्टें रहेगी। तो मैं आपको सीधा नोटिफिकेशन की तरफ लेकर चलता हूँ। सबसे पहले, यदि आप भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये देखिए, ब्लैक कलर का आपको बटन दिखाई दे रहा होगा यहाँ नीचे। ठीक है, तो जो है आप इसको वाइट कर लेना दोस्तों। इस तरह से आपको वाइट कर लेना है और ऑल के आइकन पर प्रेस करके आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना है। यहाँ से ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा। एनएचएम का अभी प्रस्तावित नाम चेंज कर दिया गया है, मैं आपको बता देता हूँ। पीएमएसएसएम, मतलब पीएम समग्र स्वास्थ्य मिशन जो है, इसमें एनएचएम का नाम बदल दिया गया है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में। मैं आपको सीधा पीडीएफ की तरफ लेकर चलता हूँ। और ये आ गया पूरा 35 पेज का पीडीएफ, 35 पेज का जो है ये नोटिफिकेशन है। और ये जो नोटिफिकेशन है ये कोई वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं है। ये नोटिफिकेशन दोस्तों ई बोली आमंत्रण सूचना का नोटिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और इसमें जो बिड ओपनिंग डेट है वो मैं आपको बताऊंगा। कुल मिला के वीडियो को एंड तक देख लेना। ऐसा नहीं है कि हमारी वीडियो का टाइटल देखा और सीधा आप जो है कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी टोक पहुंच गए राजस्थान। ऐसा भी नहीं करना, क्योंकि हमारी वीडियो से काफ़ी कुछ जो है समस्या होती है अधिकारियों को और जो सरकारी संस्थान होती है, क्योंकि आप बिना सोचे समझे जो है आगे बढ़ जाते हो, वीडियो पूरी देखते हो नहीं। चलिए, मैं बात कर लेता हूँ इसमें आगे। देखिए, इसमें ई बोली आमंत्रण सूचना है। और ये जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले देखिए 1 मई का है। 18-13 इसमें डिस्पैच नंबर दिया गया है।
टोक सीएमएचओ का है, ई बोली जो है यहाँ पर मांगी गई है, निकाली गई है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी टोक के अधीन विभिन्न कार्यक्रमों हेतु कार्य व्यवस्था हेतु 1 वर्ष के लिए ये जो निविदा रहने वाली है, टेंडर रहेगा, ये 1 वर्ष के लिए रहेगा। ओके, और ये जो वैकेंसी है ये संविदा की वैकेंसी है। मैं और बड़ा करके दिखा देता हूँ। जो लोग बोलते हैं कि ये जो ठेके की वैकेंसी होती है, ये आप साफ साफ देख सकते हो, संविदा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए मैन पावर की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये जो आपकी संविदा की वैकेंसी रहने वाली है, इसमें कोई आपका एग्ज़ाम नहीं रहेगा। इसमें जो आपको नियुक्ति दी जाएगी वो आपको जो है एनएचएम के द्वारा जो है लिस्ट अप्रूव होगी, लेकिन एनएचएम के पास लिस्ट कहाँ से आएगी, वो ठेकेदार देगा। ठीक है, प्लेसमेंट एजेंसी वाला। मेन पावर की आपूर्ति हेतु फर्मों से ई बोली आमंत्रित की जाती है। मतलब ये जो नोटिफिकेशन है ये फर्मों को यहाँ पर यानी प्लेसमेंट एजेंसी, विभिन्न प्लेसमेंट एजेंसी को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है कि आप आइए, ठेका लीजिए। ओके, और इसके बाद आप मेन पावर स्टाफ लेना। इसमें देखिए कार्य का नाम मेन पावर चिकित्सा अधिकारी, डॉक्टर्स की पोस्ट रहने वाली है, स्टाफ नर्स, एएनएम, जीएनएम, फार्मासिस्ट और सपोर्टिंग स्टाफ की स्टाफ सी पर कार्य मेन पावर की आपूर्ति हेतु। कुशल अर्धकुशल है ना, यानी गार्ड वार्ड की भी रहेगी, सफाई कर यानी इसमें बेरोजगार भी अप्लाई कर सकते हैं गार्ड की पोस्ट पर। आपको पता होगा कई सारे अपने परिवार में जो है बेरोजगार लोग रहते हैं, उनको बेचारों को गार्ड की नौकरी की आवश्यकता रहती है, सफाई कर्मचारी की या और भी वार्ड बॉय की। तो उनको ये वीडियो भेज देना ताकि उनको भी चीज़ें यहाँ पर पता चले, समझ में आए। चलिए मैं अब आप इसमें मुख्य चीज़ें बताता हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसमें देखो, तकनीकी निविदा खोलने की तिथि और वित्तीय निविदा खोलने की तिथि 27 मई है 2026 और 29 मई 2026 2 बजे 12 बजे। इसका मतलब ये है 27 मई को आपको पता चल जाएगा कि कौन सी प्लेसमेंट एजेंसी को यहाँ पर टेंडर मिला है। सीएमएचओ द्वारा जो ये टेंडर आमंत्रित किया गया है विभिन्न प्लेसमेंट एजेंसियों के लिए, तो कौन सी एजेंसी को यहाँ पर टेंडर मिला है, फिर जिस एजेंसी को टेंडर मिला होगा उस एजेंसी के पास जाकर आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हो। ठीक है, नौकरी के लिए अब कैसे आप जो है डॉक्यूमेंट सबमिट कराओगे, किस तरह से एजेंसी प्लेसमेंट एजेंसी के पास जाओगे, किस तरह से आप उसके साथ व्यवहार करोगे, उसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले अब आगे अपन और चीज़ें देख लेते हैं। ये देखिए, विभिन्न कार्यों को संपादित करने वाले व्यक्ति हेतु योग्यता का विवरण। देखो, इसमें चिकित्सा अधिकारी की पोस्ट है, स्टाफ नर्स की पोस्ट है, एएनएम की है, जीएनएम की है, फार्मासिस्ट की है और इसमें सपोर्टिंग स्टाफ की भी है। अब इसमें देखो 1 से लेकर 5 तक जो है यहाँ पर विभाग द्वारा जो निर्धारित योग्यता है वो इसमें ली जाएगी। यानी चिकित्सा अधिकारी की पोस्ट के लिए यहाँ पर एमबीबीएस की जो है यहाँ पर पोस्ट आपके डिग्री होना आवश्यक है। स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पर आपकी जीएनएम चल जाएगी, बीएससी नर्सिंग चल जाएगी, आपने एमएससी नर्सिंग कर रखी है वो भी चल जाएगी। एएनएम एमपीडब्ल्यू के लिए यहाँ पर एएनएम का आपके पास जो है एएनएम का 2 वर्ष का जो डिप्लोमा होता है, महिलाएं करती है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का, वो चल जाएगा। जीएनएम के लिए जीएनएम होना आवश्यक है, जीएनएम की पोस्ट भी है। फार्मासिस्ट में आपका यहाँ पर डी फार्मा बी फार्मा चल जाएगा, डिप्लोमा डिग्री। और सपोर्टिंग स्टाफ की पोस्ट भी आगे नीचे है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोर्टिंग स्टाफ में जो है यहाँ पर मेरे ख्याल से 8वीं पास चल जाते हैं, स्वीपर में 8वीं पास, निरीक्षक यानी अनपढ़ भी चल जाते हैं, कुशल अर्धकुशल, यानी काफ़ी सारे पद है। इसमें आपको एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये जो पद दे रखे हैं ये संविदा उक्त पदों हेतु नियमित भर्ती हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित शैक्षणिक और योग्यता अनुसार उपलब्ध करवाएगा। मतलब जो परमानेंट वैकेंसियों में जो योग्यता आपकी मांगी जाती है, सेम टू सेम वही योग्यता इसमें आपकी मांगी गई है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है आपको भर्ती किया जाएगा, आपको लिया जाएगा। आगे देखो, इसमें लिखा गया है जो प्लेसमेंट एजेंसी वाला है, संविदा उक्त पदों हेतु नियमित भर्ती हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित जो भी शैक्षणिक और योग्यता होती है उसके अनुसार ही जो है यहाँ पर उपलब्ध करवाएगा। संविदा संबंधित व्यक्ति को शैक्षणिक प्रशिक्षणिक योग्यता संबंधित कागजात दस्तावेजों की जो है जेरोक्स का सेट आपसे लेगा वो, और आपसे जो है आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उनसे मिलान करेगा। कार्यालय द्वारा अधिकृत व्यक्तियों द्वारा मांगने पर संविदा को तभी लेखक को दिखाएगा और मांगने पर फोटो प्रति भी उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, ये बताया गया है। शैक्षणिक प्रशिक्षणिक कागजात दस्तावेज लेने एवं योग्यता होने की सुनिश्चितता संबंधित दायित्व संवेदक का होगा। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता अथवा कमी होने पर संवेदक कानूनी कार्रवाई का उत्तरदायी होगा। चलिए, तो अपन सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं सैलरी के बारे में, कितनी पोस्ट की क्या क्या सैलरी रहने वाली है। सैलरी के पहले मैं आपको दोस्तों एक चीज़ बता देता हूँ, यदि इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कुछ भी जानकारी आपको चाहिए पर्सनली रूप से, तो आप हमारा प्राइवेट पेड ग्रुप ऐड कर जो है शामिल हो सकते हो, जिसका नाम है SCS सलीस कंसल्टेंसी सर्विस। जी हाँ, लगातार 4 सालों से जो है हमारा ये सर्विस चालू है, और ये सर्विस को चालू करने का हमारा उद्देश्य यही था कि जो नर्सिंग अभ्यर्थी होते हैं या कोई ऐसे अपने साथी होते हैं पैरामेडिकल में, नर्सिंग
इंजीनियरिंग में अन्य जो होते हैं 8वीं पास 10वीं पास, उनको यहाँ पर गाइड करने वाला कोई नहीं रहता। तो हम एक तरह से आपका गाइड करने का काम करते हैं। हम आपको बताएंगे किस तरह से जो है आप वैकेंसी में लगते हो, या फिर अन्य कोई भी आपकी समस्या है वैकेंसी के रिगार्डिंग, आपका इन फ्यूचर प्लान्स क्या होना चाहिए, किस डायरेक्शन में आपको, किस तरह से जो है, किस वे में आपको और किस स्पीड से, किस योजना के तहत आपको जाना चाहिए। नर्सिंग की है तो कहाँ कहाँ आपके पास स्कोप है, या क्या आपको करना चाहिए, या आपके पास कोई समस्या आ रही हो तो उसके रिगार्डिंग भी आप हमसे चर्चा कर सकते हो। इसके अलावा हम आपको पूरे 1 साल के लिए जो है हमारे इस पेड ग्रुप में ऐड करेंगे, जिसमें आपको काफ़ी सारी सुविधाएं मिलेगी, काफ़ी सारे नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे, सुविधा की जो वैकेंसियाँ आती है और भी जो अन्य सरकारी संस्थाओं में वैकेंसी आती है उनके PDF भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इस सर्विस में आपको ज्वाइन करने के लिए पेड ग्रुप है ये हमारा, ठीक है। 149 रुपये की फ़ीस है पूरे 1 साल के लिए, एकदम सस्ता है। 1 साल के लिए यहाँ पर आपको सिर्फ 149 रुपये की फ़ीस पे करनी है। कैसे करनी है मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं 9001540557। स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो और इस व्हाट्सअप नंबर पर आप जॉइन SCS लिखकर भेज दीजिए। बस करना कुछ नहीं है, आपको जॉइन SCS लिखकर भेज दो इस व्हाट्सअप नंबर पर। उसके बाद आपको जो है आगे की जानकारी वहीं आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। ओके, ये चीज़ें हैं। या फिर सीधा 149 रुपये का आप पेमेंट कर सकते हो, फ़ोनपे, पेटीएम, इसी नंबर पे करना है आपको, और इसका स्क्रीनशॉट आपको हमारे इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर भेज देना है। तो हम आपको हमारे प्राइवेट पेड ग्रुप में ऐड कर लेंगे पूरे 1 साल के लिए, और काफ़ी सारी सुविधाएं मिलेगी। काफ़ी सारे लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, काफ़ी सारे जो हमारे इस ग्रुप से नौकरी भी लगे हैं दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं। मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट आपकी रहने वाली है, जिसमें लगभग 59,430 सैलरी मिलेगी। ये आप देख सकते हो 59,430। इसमें आगे देखो, इसमें स्टाफ नर्स की पोस्ट भी है जिसमें आपको 18,900 सैलरी, ANM की भी है जिसमें आपको 13,150, गार्ड कम क्लीनिंग स्टाफ की भी है जिसमें 10,372, क्लीनिंग स्टाफ की भी है जिसमें आपको 10,372, फार्मासिस्ट की पोस्ट है जिसमें 16,900 इसमें आपको सैलरी दोस्तों मिलने वाली है। ये चीज़ें हैं इसमें देखो। इसमें अकुशल, अर्धकुशल और कुशल और उच्च कुशल के बारे में बताया गया है। अकुशल स्टाफ में कौन कौन आते हैं दोस्तों? अकुशल स्टाफ में यहाँ पर अकुशल की सैलरी कितनी मिलेगी? 7,410, अर्धकुशल को 7,722, कुशल में 8,034 और उच्च कुशल में 9,334। यहाँ पर देखो अकुशल में कौन कौन से स्टाफ आएंगे? स्वीपर, सपोर्टिंग स्टाफ जिनका कोई भी नाम हो परंतु जो अकुशल कार्य करते हो। अर्धकुशल में कोई भी श्रेणी जिनका कोई भी नाम हो परंतु जो अर्धकुशल कार्य करते हैं। कुशल में कोई भी श्रेणी जिनका कोई भी नाम हो परंतु जो कुशल कार्य करते हैं। उच्च कुशल में कंप्यूटर ऑपरेटर, मेल, फीमेल, नर्स, अकाउंटेंट, फार्मासिस्ट, कोई भी श्रेणी जिनका कोई भी नाम हो परंतु उच्च कुशल में कार्य करते हो। तो ये चीज़ें आपकी रहने वाली है। सबसे बड़ी बात ये है, आप सोच रहे होंगे सर टोंक जिले की वैकेंसी है, सिर्फ टोंक जिले के ही अप्लाई कर सकते हैं या पूरे राजस्थान के सभी जिलों के अप्लाई कर सकते हैं? तो दोस्तों अभी ये फिलहाल ई निविदा टेंडर है, इसमें आप ये जो निविदा खुलेगी आपको इसमें 27 तारीख के बाद ही अप्लाई करना होगा। यानी आज 17 मई है, आज ही मत चले जाना CMH ऑफिस में हमारी वीडियो देखकर कि ये देखो वैकेंसी आ गई। ये वैकेंसी नहीं है, मैं फिर बता देता हूँ। ये निविदा खोलने के लिए जो है निविदा आमंत्रित की गई है, उसका टेंडर नोटिफिकेशन है। 27 तारीख को जो है निविदा टेंडर खुलेगा, 29 तारीख तक जो है यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा कि कौन सी एजेंसी को टेंडर मिला। उसके बाद जो है आप कोशिश कर सकते हो इस वैकेंसी में लगने के लिए। और दूसरी बात यह है कि टोंक जिले की वैकेंसी है तो टोंक जिले के ही नर्सिंग और पैरामेडिकल और फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों को प्राथमिकता इसमें दी जाएगी। हो सकता हो पहले से कुछ स्टाफ लगे हुए हो या पहले से टेंडर हो रखा हो, तो उसी टेंडर को ये रिन्यू कर दे और पहले से जो स्टाफ है उनका ही ये रिन्यू कर दे। तो ये चीज़ें आपको जो है CMH ऑफिस में पता चल जाएगा, जहाँ बाबू बैठता है वो आपको जानकारी प्रोवाइड करवा सकते हैं, या फिर आप जो है कंट्रोल रूम में जा सकते हो CMH ऑफिस में। चलिए आगे की बात कर लेते हैं, आगे और क्या क्या शर्तें रहने वाली है इसमें। अच्छा, इसमें आपको एज लिमिट के बारे में बता देता हूँ। इसमें लिखा गया है नोट लगा के, उपरोक्त सभी जॉब श्रमिक 18 वर्ष से 60 वर्ष से अधिक आयु के नहीं होंगे और दिखने में यहाँ पर शारीरिक रूप से सक्षम होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी एज लिमिट हो गई। अब दोस्तों इसमें नोटिफिकेशन में काफ़ी सारी चीज़ें दी गई है, जैसे 15 पॉइंट पे देखोगे आप तो इसमें लिखा गया है ऐसे अंशकालिक मानव संसाधन, ऐसे स्टाफ जिनकी सेवाएं 4 घंटे से कम अवधि के लिए ली जाएगी, उन्हें उनकी सेवाओं के विरुद्ध न्यूनतम मजदूरी की गणना श्रम विभाग द्वारा समय समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की 50% राशि पर की जाएगी। ये मेरे ख्याल से साफ सफाई वालों के लिए दी गई है। RFP की शर्तों में किसी कारण से आवश्यकता अनुसार संशोधन मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी टोंक द्वारा किया जा सकता है। यानी CMHO टोंक द्वारा जो है RFP की शर्तों में यहाँ पर संशोधन किया जा सकता है। RFP क्या है वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। इसी हेतु नियम अनुसार संशोधन जारी किया जाएगा। प्रस्तावित कार्य की निविदा अवधि अनुबंध तिथि से 1 वर्ष तक के लिए होगी, जो फर्म और विभाग की सहमति से RTPP एक्ट के अनुसार बढ़ाई जा सकती है। RTPP एक्ट क्या है वो भी आपको बताऊंगा। मतलब 1 साल के लिए जो है ये आपका टेंडर दोस्तों रहने वाला है।
इसमें बात करेंगे आगे के बारे में। तो आगे देखिए, इसमें देखो सफल बोलीदाता से संबंधित इसमें कुछ चीज़ें बताई गई है। सेवा प्रदाता एजेंसी, प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा यहाँ पर जो है उपलब्ध कराए जाने वाले मैन पावर अस्थायी होंगे, मतलब ये अस्थायी होंगे। ठेका अवधि समाप्त होने पर उसके द्वारा लगाए जाए कार्मिकों की सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएगी। सेवाओं को किसी भी नियमित नियुक्ति नियोजन के संबंध में कोई अधिकार नहीं होगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोक एवं कार्यरत कार्मिकों के मध्य किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं होगा। ठेकेदार श्रम विभाग की दरों, नियम विनियम आदि की पालना स्वयं के स्तर पर सुनिश्चित करेगा। अनुबंध से पूर्व निविदादाता सेवाओं के उक्त पदों हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची, योग्यता, अनुभव अंकित करते हुए प्रस्तुत करनी होगी। जिन व्यक्तियों हेतु एनएचएम द्वारा सहमति प्रदान की जाएगी, उन व्यक्तियों को ही सेवा अनुबंध कर्ता द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। देखो इस साफ साफ लिखा गया है, एनएचएम द्वारा यहाँ पर सहमति प्रदान की जाएगी। जो लिस्ट यहाँ पर ठेकेदार देगा, प्लेसमेंट एजेंसी वाला देगा। श्रम विभाग राज्य सरकार के प्रावधानों के तहत लाइसेंस या जो भी चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्स आपको जो है उपलब्ध करवाने पड़ेंगे, रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। प्लेसमेंट एजेंसी वालों को जब भी सीएमएचओ मांगेगा तो जो है देना पड़ेगा, या फिर एनएचएम मांगता है तो तब भी इसमें आपको इनको देना पड़ सकता है। ठीक है, इसमें और आगे देखो, सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा कम संख्या में सेवाएं उपलब्ध कराने या सेवाएं उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में अन्य प्लेसमेंट एजेंसी को भी यहाँ पर हायर कर सकते हैं। ऐसा स्वतंत्र है सीएमएचओ कार्यालय टोक। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें दी गई है, यदि आप पढ़ोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगी दोस्तों। आगे देखो, इसमें आपको बिल्कुल बाकायदा सैलरी मिलेगी। खाते इसमें अकाउंट आपके बनाए जाएंगे, खोले जाएंगे, मतलब पीएफ कटेगा, एसआईसी कटेगा। इसमें साफ साफ लिखा गया है, मैं आपको शॉर्टकट में समझा देता हूँ, है ना। ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें दी गई है जो आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। इसको मैं बता देता हूँ आपको शॉर्ट में। अकाउंट आपका खोला जाएगा इसमें, और आपको इसमें जो है एसआईसी जो है होगा, सभी कुछ चीज़ें, और आप जो पूरी आपकी जिम्मेदारी होगी प्लेसमेंट एजेंसी के पास में। और जो सीएमएचओ कार्यालय की तरफ से भी जो है इसमें हस्तक्षेप किया जा सकता है, वो बात की बात है। ये देखो, ये एसआईसी, इस सामूहिक दुर्घटना बीमा, इस सब की जिम्मेदारी यहाँ पर जो है सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा ही होगी, और उसी के द्वारा आपको जो है ड्रेसअप किया जाएगा, ड्रेस दी जाएगी, आईडी दी जाएगी, सभी कुछ चीज़ें हैं। देखो ये देखिए, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी टोक सेवा प्रदाता को 10 दिन का नोटिस दिया जाकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बीटा द्वारा मानव संसाधनों की सूचनाएं ऑनलाइन ऑफिस पोर्टल पर संधारित की जाकर स्थापना शाखा मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को यहाँ पर उपलब्ध करवानी होगी। आगे देखो, इसमें आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। बोलीदाता द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले कार्मिकों की सूचनाएं, उनकी शैक्षणिक योग्यता संबंधित दस्तावेज, पुलिस वेरिफिकेशन, नियुक्ति पत्र, कार्मिक के कार्य ग्रहण करवाए जाने से संबंधित कार्यालय का पत्र, किन्हीं परिस्थितियों में कार्मिकों को यदि हटाया गया है तो की सूचना आपको यहाँ पर सीएमएचओ कार्यालय टोक को देना है होगा जब भी ये मांगेंगे। भुगतान संबंधित चीज़ें हैं, तो ये देखो आपको एसआईसी मिलने वाला है, सभी कुछ चीज़ें हैं। आपकी उपस्थिति रजिस्टर, भुगतान रजिस्टर, कार्य विवरण, सभी कुछ चीज़ें यहाँ पर आपकी रहेगी। ओके, आगे देखिए, इसमें पीएफ एसआईसी आपका जो है यहाँ पर कटने वाला है, मिलने वाला है। मतलब आपको जो आगे नियमित भर्तियों में के लिए आप जिस बोनस के लिए आप जो है इस वैकेंसी में नौकरी करोगे, तो वो बोनस आपको 100% मिलेगा, क्योंकि बोनस जो मिलता है वो कार्य अनुभव के आधार पर मिलता है। इसमें आपका पीएफ देखा जाता है, एसआईसी देखा जाता है, कटा नहीं कटा, सैलरी आपके अकाउंट में आना चाहिए। ये देखो, सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा अपने कर्मचारियों को नियम से दिए जाने वाला परिश्रमिक मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी टोक द्वारा प्रतिमाह उपस्थिति जारी करने 7 दिवस के भीतर यहाँ पर खातों में, बैंक खातों में जमा कराया जाएगा, है ना। और भी चीज़ें हैं। सबसे मेन चीज़ ये है कि इसमें आपकी जो पीएफ कटेगा, एसआईसी कटेगा, जीएसटी, जो सभी कुछ कटने वाला है। बैंक अकाउंट में आपकी सैलरी आएगी बाकायदा, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से जो है ये वैकेंसी जो है की जाएगी। जो निकाला गया है ये टेंडर, वो ट्रांसपेरेंसी से ही होगा पूरा, ऐसी इसमें बताया गया है चीज़ें। और तो कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। ये देखो, प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा जो स्टाफ ले जाएंगे उनका चाल चलन अच्छा होना चाहिए, चरित्र अच्छा होना चाहिए, है ना। नॉर्मल सी बात है, आईडी वाईडी होना चाहिए। आप पढ़ लेना इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको समय पे आना पड़ेगा, बिल्कुल परमानेंट स्टाफ की तरह इसमें आपको नौकरी करनी होगी। तो ये चीज़ें थी दोस्तों, मैंने आपको बताई टोक जिले के वैकेंसी के बारे में। करना कुछ नहीं है, आपको बिड ओपनिंग डेट ध्यान रखनी है 27 मई और 29 मई। 27 मई और 29 मई को जब निविदा खुलेगी, टेंडर होगा और प्लेसमेंट एजेंसी जो है आ जाएगी, तो उस प्लेसमेंट एजेंसी के पास में आपको जाना है अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेके। डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या ले जाना है, नॉर्मली 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपकी नर्सिंग की मार्कशीट, या जो भी आपने टेक्निकल क्वालिफिकेशन कर रखी है उन सभी की मार्कशीट, डिग्री, डिप्लोमा आपको चाहिए, आधार कार्ड, जाति, है ना, मूल निवासी, कोई अनुभव प्रमाण पत्र हो तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर वरीयता मिल सकती है। फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सबमिट करा के आ जाना। सबसे ऊपर आपको अपना रिज्यूम रखना है, आपको रिज्यूम, है ना। बाकी आपको हमारी SCA सर्विस ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आप हमसे बातचीत कर सकते हो।
ठीक है। हम आपको पूरा कुछ चीज़ें उसमें बता देंगे भाई कैसे क्या कुछ चीज़ें होता है इन वैकेंसी के अंदर, पूरा कुछ आपको गाइड कर देंगे क्या कुछ चीज़ें रहने वाली है ना। एजेंसी आवेदन लेगी, मेरिट लिस्ट बनाएगी। अब मेरिट लिस्ट किस हिसाब से बनाएगी, इंटरव्यू ले ले, आपका छोटा सा एग्जाम ले ले, या फिर सीधा आपकी मेरिट के बेस पे जो है आपकी यहाँ लिस्ट बना ले, एनएचएम अप्रूवल देगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, आपको बाकायदा सैलरी मिलेगी और आपको हॉस्पिटल्स में सीएमएच ऑफिस में काम करने का मौका मिलेगा। आपका आरएनसी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर वैलिड होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट स्ट्रॉन्ग हो तो बहुत अच्छी बात है। नॉर्मल सा छोटा सा इंटरव्यू शायद आपका ले ले, ये चीज़ें भी इसमें हो सकती है। ठीक है, आगे और बात कर लेते हैं। देखो आरटीपी एक्ट क्या है। आरटीपी एक्ट का मतलब होता है राशन ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट। ये कुल मिला के एक्ट जो है 2012 का एक्ट है, राजस्थान सरकार का कानून है जो सुनिश्चित करता है सरकारी खरीद भर्ती पारदर्शी हो, भ्रष्टाचार कम हो, सभी कंपनियों को बराबर का मौका मिले, टेंडर प्रक्रिया नियमों से चले। इसके साथ आरटीपी रूल्स 2013 भी लागू होता है। इसका उपयोग कहाँ होता है, आरटीपी के तहत ही दोस्तों ये वैकेंसी की जा रही है। और इसका जो उपयोग होता है वो सरकार, जब कोई जैसे कोई सरकारी विभाग है तो वहाँ पर दवाई खरीदी जाती है, मशीनें खरीदी जाती है, भवन निर्माण करवाया जाता है, या फिर मेन पावर स्टाफ को लिया जाता है, तो आरटीपी एक्ट के तहत टेंडर जारी होता है। जो ये टेंडर जारी हुआ है, उदाहरण के लिए अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ, आउटसोर्सिंग भर्ती, संविदा लैब टेक्नीशियन, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो जिन भी पोस्टों पर जो है यहाँ पर जो है स्टाफ को लिए जाएंगे तो आरटीपी एक्ट के तहत ही यहाँ पर टेंडर निकाला जाएगा दोस्तों। आरएफपी क्या है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, मतलब प्रपोजल भेजता है, सरकार एजेंसियों से प्रस्ताव मांगती है। ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसी से प्रस्ताव मांगेगी, है ना। कैसे मांगेगी, आरटीपी एक्ट के तहत टेंडर निकाल कर प्रस्ताव मांगेगी। आप किस दर पर किन योग्य कर्मचारियों के साथ किन शर्तों पर सेवा देंगे, ऐसा है, ये चीज़ें हैं। ठीक है, इसको मैं कैसे आपको बताऊं, सेवा देंगे। अब ये टेंडर हो गया यार, पीपीपी मोड में जिस प्रकार से मतलब सरकार कह रही है यहाँ पर आरएफपी का मतलब होता है रिक्वेस्ट कर रही है फॉर प्रपोजल। प्रपोजल भेजा है रिक्वेस्ट के लिए कि आप एजेंसियों को कि आप आइए टेंडर लीजिए और हमें बताइए कि आप किस पेमेंट पे, किस दर पे, किन कर्मचारियों को आप दोगे, हमें हायर करवाओगे और किन क्या क्या शर्तें उसमें रहेगी। आरएफपी में बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती है। कार्यालय का विवरण, मतलब जो पोस्ट निकाली है, खाली है, ज़रूरत है स्टाफ में, हॉस्पिटल्स में या कार्यालय में, वहाँ पर कौन कौन से पोस्ट रहने वाले हैं, कितने नर्सिंग ऑफिसर चाहिए, कितने वार्ड बॉय, कितने लैब टेक्नीशियन, है ना, उदाहरण के लिए, और क्या उनकी योग्यता रहने वाली है, एजेंसी क्या क्या योग्यता रहेगी, उनका पीएफ एसआईसी कटेगा नहीं कटेगा, अनुभव, पिछला टर्नओवर, कर्मचारियों के लिए डिग्री डिप्लोमा, अनुभव, रजिस्ट्रेशन, भुगतान नियम, किस तरह से पेमेंट देगी, ये सभी कुछ चीज़ें जो है आरएफपी के अंदर होती है। चयन प्रक्रिया, लोअर बिडर, टेक्निकल, फाइनेंशियल, अनुभव अवधि 1 2 3, दंड, टर्मिनेशन, बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको समझने में यहाँ पर जो है काफ़ी चीज़ें लगेगी। सिंपल सी बात मैं आपको समझा देता हूँ इसमें। देखिए मैं बता दूँ, संविदा आरटीपी एक्ट की तरह टेंडर निकला, आरएफपी जारी हुई, एजेंसी बोली लगाएगी और जो पात्र व कम दर वाली एजेंसी होगी उससे काम मिल जाएगा, ठेका मिल जाएगा, और ठेका इसके बाद एजेंसी कर्मचारियों को नियुक्ति करेगी। देखो सबसे इसमें दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको दिमाग नहीं खपाना, हमारी एक सी सर्विस ज्वाइन कर लेना, 149 रुपये में पूरे 1 साल के लिए। बाकायदा आप मुझसे कॉल पे बात कर लेना, हमसे हमारी टीम से बात करना कॉल पे, और हम आपको पूरा गाइड करेंगे, सजेशन देंगे, है ना। कुछ नहीं है, यदि आपने नर्सिंग पैरामेडिकल कुछ कोर्स किया है तो जो है आप ज्वाइन हो सकते हो इसके अंदर, है ना। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही। शेयर करना वीडियो को, और कोई कमेंट हो तो बताना, और काफ़ी सारी वीडियो अभी आपके लिए हम लेकर आने वाले दोस्तों। ये देखो, ये हमारा ग्रुप है। अब देखो वैकेंसी तो काफ़ी आती रहती है, लेकिन समय के अभाव में जो है हम यहाँ पर वीडियो नहीं बना पाते हैं। ये देखो नोटिफिकेशन इसमें आपके पास है ना। मैं आता हूँ, मिलते हैं फिर।